असल इस्तीफा कोई भी बीजेपी में एनडी में शामिल होने के बाद उससे गठबंधन तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी सबसे पहली ब्लैकमेलिंग की राजनीति जो है वो काम करती है। ब्लैकमेलिंग में उन्होंने अब तक चिराग पासवान के पता नहीं कितने सारे नोट्स बना लिए होंगे, कितनी उनकी फाइलें तैयार कर दी होंगी। अगर उन्होंने गठबंधन से अलग होने की जरा सी भी कोशिश करी, उनकी फौरन फाइलें खुल जाएंगी। ईडी, आईटी, सीबीआई सबका डंडा चल जाएगा। ये इस पार्टी की खासियत है। हमारी जो करंट रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसकी एक खासियत है, हर एक को प्रेशर में लेके चलती है। वो हर एक के कहीं ना कहीं से लूज पोल पकड़ के और उनके सबको दबाव में लेके चलती है। तो अगर वो सोचेंगे कि मैं आज अलग हो रहा हूँ, तो अलग हो भी जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑलरेडी इनके पास बहुमत तो है ही है। और अगर चिराग पासवान अलग होते हैं तो जो पूरी उम्मीद है कि वो अलग हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने उनके 2-3 सांसद, 4-5 सांसद जो भी हैं, जिन्होंने समर्थन दे रखा है, हो सकता है वो बीजेपी के पाले में दल बदल कर। चिराग पासवान ये तक कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो क्यों आखिर नहीं मोदी के लिए तो हनुमान है, बाकी उनसे लोकल नेताओं से उनकी क्यों नहीं बन रही है? देखिए जी, कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। मोदी जी के अनुमान है, उन्हें पता है कि मुझे सियासत अपनी रखनी है तो कहीं ना कहीं मुझे चाटुकारिता करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने आप को अनुमान घोषित करके मंत्रालय ले लिया, मलाईदार मंत्रालय ले लिया, थोड़ी सी अपनी अहमियत जता दी। आज अगर वो अनुमान अपने हक की बात मांगेगा तो मोदी जी उसे 1 मिनट के अंदर निकाल के बाहर कर देंगे। 1 मिनट नहीं लगाएंगे वो। अगर उन्होंने आपने हक की बात उठाई और बीजेपी से आप बाहर हुए, एनडीए गठबंधन से आप बाहर हुए फौरन ही, एक मिनट आपको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है कि अहंकारी पार्टी है, नेता अहंकारी हैं। इनसे आप अपने हक की बात करो, फौरन आप इनके दुश्मन हो जाओगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों में देख लीजिए आप। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सबसे बड़ा इस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण है। जब तक सोनम वांगचुक एनडीए की तारीफ करते थे, तरफदारी करते थे, तब तक वो उनकी आंखों के दुलारे थे, तारे थे। जैसे ही उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठानी शुरू करी, लद्दाख को जो उन्होंने लेह लद्दाख को बात करी थी कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, उन्होंने आवाज़ उठाई और आज उनके ऊपर एनएसए लगा दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। तो सेम यही कंडीशन इनके साथ होने वाली। कौन सी ऐसी पार्टी जिसके सगे रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पंजाब कांग्रेस बनाई थी उन्होंने अपनी, लोक कांग्रेस पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी क्या नाम रखा था कुछ उसका, ऐसी कुछ मिलता जुलता। आज कहाँ है वो? कहीं नजर आते हैं आपको? कहीं नजर नहीं आते। अकाली दल आपको कहीं नजर आता है? कहीं नजर नहीं आएगा। उसके बाद आपके पीडीपी, महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, पीडीपी कहीं नजर आती है? कहीं नजर नहीं आएगी। तो जिसके साथ इन्होंने गठबंधन करा है उसको वे पार्टी को खा गए हैं, खत्म कर दिया इन्होंने। अजगर की तरह लपेट के उसे खाते हैं और उसके बाद उसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, कहीं किसी को उभरने नहीं देते। तो आज चिराग पासवान ने अगर जरा सी भी अब आनाकानी करी, अपना मुंह खोला, तो चिराग पासवान को छिड़क के आगे फौरन बाहर कर देंगे। क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, नीतीश कुमार को जिस तरीके से बार बार उनके वीडियो वायरल होते हैं कि मैंने शायद इनका मानसिक संतुलन खराब बिल्कुल है, बिल्कुल तो आपको क्या लग रहा है उन्हें साइड किया जा रहा है और उनकी बिल्कुल साइड करा जा रहा है, बिल्कुल साइड। ये तो मैंने आपको, हमारी आपकी कई बार बात हो चुकी इस बारे में। कई महीनों से पहले से मैंने आपको कहना शुरू कर दिया था कि अब ये नीतीश कुमार को खुड्डे लाइन करेंगे, इनको बिल्कुल बाहर करेंगे, इनको प्रासंगिकता इनकी खत्म कर देंगे। और धीरे धीरे जो लगातार इनके तमाम वीडियोस पुराने ढूंढ ढूंढ के निकाले जा रहे हैं, कभी वो गमछा पहनाने वाला, कभी वो सिर पे गमला रखने वाला, और बार बार अब ये धीरे धीरे दबी जुबान में कहने लगे नीतीश जी तो कुछ ना कुछ खाते हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है उन्हें दिखाना चाहते हैं पूरे बिहार वासियों को कि सरकार तो हमारी बनवा दो, लेकिन नीतीश कुमार अब तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री पद के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। उसके पीछे पीछे इन्होंने अपने सम्राट चौधरी को जो है प्रमोट करना शुरू कर ही दिया है, जिसकी डिग्री का था पता नहीं है, कुछ नहीं है, उसे डॉक्टरेट, मानद डॉक्टरेट पता नहीं उसने कहाँ से कर रखी। लेकिन जब उससे 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे याद है, इस बारे में बात ही मत करो। 10वीं कब पास करी थी बताता ही नहीं बंदा। ये आपने बात कही बिल्कुल। अभी एक इंटरव्यू चल रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपकी जो 10वीं आपने पास की नहीं की, तो वो कह रहे हैं जाके मेरा वो देख लो, बिल्कुल हलफनामा देख लो, हलफनामा देख लो। लेकिन एक व्यक्ति जिसने 10वीं पास करी कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता उस सन को। मैंने 87 में पास करी, मुझे आज तक याद है। 89 में मैंने 12th पास करा, मुझे आज तक याद है। 89 में मैंने अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 92 में मैं पास आउट हुआ, मुझे आज तक याद है। 93 में मैंने दोबारा से फिर एडमिशन लिया एक और ग्रेजुएशन करने के लिए, इकोनॉमिक्स करने के लिए, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए, मुझे वो भी याद है। हर चीज़ याद है मुझे आज तक। मुझे अपना 611 623 रोल नंबर याद है 10वीं का, कौन भूलता है। लेकिन भारतीय संविधान तो सबको हक देता है कि अगर आपने पढ़ाई भी नहीं की है तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, इसमें संविधान आड़े नहीं आता, इसमें कोई अपने शैक्षिक योग्यता, लेकिन उसे बताने में हर्ज क्या है? अगर आप नहीं है तो नहीं है, आपने पढ़ाई करी है तो बताइए, नहीं करी तो बताइए। संविधान तो इस बारे में कोई रोक टोक नहीं लगाता। बार बार उनको, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा जाता है, तो वो कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, जो मेरी पढ़ाई लिखाई है बीच में छूट गई, ठीक है छूट गई, मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, खुल के स्वीकार करते हैं ना इस बात को, छुपाते तो नहीं लोगों से। लेकिन वो प्रशासक बहुत अच्छे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो डिग्री दिखाई थी ना। मोदी जी ने कहाँ डिग्री दिखाई है? अपनी मोदी जी की डिग्री दिखाई थी अमित शाह जी ने, और वो भी फर्जी डिग्री, एमए की और बीए की जो 2 डिग्रियां दिखाई गई थी लोगों को, और उसके बाद दोनों की दोनों फर्जी निकली। सब जानते हैं इस बारे में, सैकड़ों बार चर्चा हो चुकी है। 1978 में पास आउट और 1984 में जो फॉन्ट ईजाद भी नहीं हुआ था, उस फॉन्ट में वो कंप्यूटर से प्रिंटेड डिग्री थी। हाई कोर्ट ने बाकायदा मनाही कर दिया, नहीं नहीं
इससे निजता का हनन होगा। किसकी निजता का हनन होगा यार? क्या बात है, पढ़ाई लिखाई करिए, उसे दिखाने में हर्ज क्या है? अच्छा शर्मा जी, ये प्रश्न ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, वो जो नैरेटिव चाहते हैं वही नैरेटिव पूरे अब इस मीडिया में और लोगों में फैल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी बात रखना चाहें, जो विरोध करना चाहें, वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल क्या सच्ची कारण बात देखते है हैं? ये। इस बारे में हमारे पवन खेड़ा जी ने कहा था कि अगर जो भी है, इनको सारे मीडिया चैनल को सुबह सुबह जो है उनके पास, सबके पास व्हाट्सएप मैसेज हो जाते हैं, आज आपने क्या मुद्दा चलाना है, किन मुद्दों पे चर्चा करनी है और क्या चीज़ को प्रमोट करना है, किस चीज़ को डिमोट करना है। और सारे चैनल, तमाम गोदी मीडिया एक ही उसी एजेंडे पे काम करता है और ये बात अब बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। आप देख लीजिए, जो वहाँ से चलेगा तो वो ही चलेगा। प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई, सारे चैनल्स के पास पहुंच गया, चलाओ 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 चलाओ, लगातार चलाओ। हर चैनल पे यही यही हर चैनल पे प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी, माता जी को, हर चैनल इसी डिबेट में उलझा हुआ था। राहुल गांधी जी को इनके प्रवक्ता ने लाइव टेलीकास्ट में सीने में गोली मारने की धमकी दी। कौन से चैनल ने चलाया? उसके अलावा उस चैनल पे भी नहीं, जिस चैनल पे दी गई उस चैनल ने भी नहीं चलाया, वो बातें दबा दी गई। इसी तरह जो हमारे मुख्य मुद्दों की बातें होती हैं, एसएससी में पेपर लीक आउट हुआ, उसकी कोई बात कहीं आपको मीडिया चैनल में नजर नहीं आई। हरियाणा में लड़की के साथ, मनीषा के साथ अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, उसके बाद कहीं किसी के नहीं आई, क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य है। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ वहाँ वो सारी चीज़ें दबा दी जाती हैं और जो इस तरह की सुबह सुबह से ही उनको भेज दिया जाता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करनी है और यही मुद्दा केंद्र बिंदु में रहेगा। अभी आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा हुआ, एक दलित व्यक्ति है, उसकी गर्दन पर पैर रखा हुआ और वो बिल्कुल, राहुल गांधी को बुला रहा था। बिल्कुल बिल्कुल वो भी वीडियो कहीं नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई दिया, नहीं चलाएंगे ना। क्यों? क्योंकि वो कहाँ की वीडियो? रायबरेली की। रायबरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे कथित डबल इंजन की सरकार है। और मरने वाला कौन है? दलित। मारने वाले कौन है? उनके स्वय जाति है। और मारने वालों का नारा क्या था? हम बाबा के आदमी हैं, हम बाबा के आदमी हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो बाबा के आदमी है तो उनके बारे में कोई कैसे चला देगा? किसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी? यहाँ तो बाबा के खिलाफ कुछ बोल दो, फौरन ही एफआईआर हो जाती है, फौरन ही यूपी पुलिस आ जाती है उठाने के लिए, फौरन ही एसटीएफ एक्टिव हो जाती है। जरा सी बोलने की बात है तो बहुत छोटी सी बात है। अभी 4-6 महीने पहले की बात है, वहाँ पे कूड़े वाले को जो है, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करता है, वो ठेली में उसकी योगी जी की और मोदी जी की टूटी फूटी 2 तस्वीरें पड़ी हुई थी लेमिनेटेड वाली, उनको उठा के उसने कूड़े में डाल रखा था और वो फिर वीडियो किसी ने बना के वायरल कर दी थी। 5-6 महीने पुरानी बात है, लोगों को याद आ जाएगी। उसको उठा के सस्पेंड कर दिया था, निकाल दिया था उसे नौकरी से। जब ये मामला तूल पकड़ा के, नहीं भाई इसमें इसकी क्या गलती है, तो कूड़ा उठाने वाला, जो चीज़ कूड़े में पड़ी है तो कूड़ा भर के लेके जाएगा, तब जाके उसे फिर नौकरी से बहाल करा गया था। तो ये तो हालत है यूपी के। आप कह रहे हो यूपी में दलितों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं और दलितों की नेता कही जाने वाली मायावती तो योगी जी की तारीफ करती हैं। भाई मायावती जी की बहुत सारी फाइलें दबी पड़ी हैं। सब जानते हैं हाथी पार्क घोटाला, सब जानते हैं, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था। आज अगर मायावती जी अगर दबी जुबान से उनकी तारीफ कर रही है तो उनकी मजबूरी है। उन्हें पता है कि अगर मैंने इनकी तारीफ नहीं करी तो जैसे और तमाम मुख्यमंत्रियों को सीट पे रहते रहते उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो अब तो वो किसी पद पे भी नहीं है। मिनट लगेंगे इन्हें, फटाफट ईडी, आईटी, सीबीआई सारी सक्रिय हो जाएगी, इमीडिएट एफआईआर दर्ज हो जाएंगी, इमीडिएट मुकदमे दर्ज हो जाएंगे और उनका पता चलेगा कि उनका बुढ़ापा जेल में कट रहा है। 68 ईयर्स की वो हो गई हैं, वो नहीं चाहती कि मेरा बुढ़ापा जो है जेल में कटे। तो उन्हें पता है कि मिल बांट के चलने में, अंदरूनी समर्थन देने में ही मुझे फ़ायदा है, तो इसलिए उनकी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि बैकग्राउंड से वो उनका सपोर्ट है बीजेपी को? पूरी तरह सपोर्ट है। आप ये देख लीजिए, कहाँ नहीं है उनका सपोर्ट। आज वो दबी जबान से तारीफ कर रही है, सपा को वो गरिया रही है। सपा का शासन रहा था, उसको वो कह रही है कि सपा ने ऐसा करा वैसा करा, लेकिन बीजेपी क्या क्या कर रही है? आप दलितों की इतनी बड़ी मसीहा बन रही हो दलितों के लिए। अभी ये जो ताज़ा रायबरेली का कांड हुआ है, इस पर आपका एक भी आपने बात करी? भरी सभा में आपने बात करी? कहीं कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित करे कि दलित के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करा गया? इससे पहले भी यूपी की घटना है, दलित में उसको बैठा के उसके ऊपर सिर पे पेशाब कर दिया गया था, तब भी मायावती जी शांति थी। दलित सीजेआई, उनके ऊपर जो इतना बड़ा हमला हुआ, जूता फेंकने की कोशिश करी, उनके ऊपर मायावती जी खामोश है। क्यों नहीं उन्होंने आह्वान करा कि हमारे दलित समुदाय से आने वाले सीजेआई के साथ ऐसा गलत हुआ? नहीं हुआ। उनके बात दबा रखी है। उन्हें पता है कि जैसी मैंने आवाज़ खोली मेरी फाइलें खुल जाएंगी। इधर आवाज़ खुली, वो है ना विक्रम बेताल वाली पुरानी कहानी, इधर विक्रम ने मुंह खोला, इधर बेताल वापस डाल पे गया, वही वाली हाल है। जैसी इधर मायावती जी ने मुंह खोला, वैसी की वैसी फाइलें सारी की सारी आ जाएंगी सीबीआई और ईडी के पास, सबके पास आ जाएंगी। आप कह रहे हो मायावती जी ट्वीट नहीं करती? मायावती जी ने ट्वीट किया है, कह रही हैं कि अखिलेश यादव ने काशीराम का नाम, जो नगर रखा था, उसका नाम कासगंज कर दिया। कासगंज रख दिया। अब इस चीज़ का कोई रिलेवेंट है? कोई रिलेवेंट है? कोई रिलेवेंट नहीं है। अत्याचार हो रहे हैं दलितों में, वो कह रही है कि जगह का नाम क्यों बदल दिया? ये कोई सेंस है? भाई मेरे घर में मुझे भूख लग रही है और मैं कह रहा हूँ अरे यार पेंटिंग बड़ी शानदार है, दूसरे से मैं को भाई साहब मुझे रोटी दे दो, वो देख मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। कोई सेंस है इस चीज़ का? नहीं है ना। वो वहाँ पे दलित है, उसके साथ अत्याचार करके उसे पीट पीट के मार डाला गया और वो आखिरी दिन तक उसे उम्मीद थी कि हाँ राहुल गांधी जी हमारे दलितों की आवाज़ बनते हैं, गरीबों की आवाज़ बनते हैं। आखिरी बारी तक वो बोलता रहा, राहुल गांधी का नाम लेता रहा। उसे मारने वाले लगातार कहते रहे हम बाबा के लोग हैं। कितनी हिंसक मानसिकता भरी पड़ी है ना इन बाबा के लोगों में कि न मार दो, जान से मार दो किसी को, कोई दिक्कत नहीं, हम बाबा के लोग हैं, हमारा कुछ नहीं होना। अभी तक आपने सुना कि वो पकड़े गए?
कोई अता पता नहीं है उनका। किसी का सुना के उनके घर पे बुलडोजर चल गया, नहीं आपको देखेगा और चलेगा भी नहीं, क्योंकि वो स्वय जाती है। उन्होंने कह दिया कि हम बाबा के लोग हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चले। इसी चीज़ को जरा सा पलट के देखिए, अगर मरने वाला जो है ये हिंदू ही होता, दलित भी होता, कुछ भी, और मारने वाले अगर मुसलमान होते, सारे के सारे पकड़े जा चुके होते, सबों के घरों पे बुलडोजर चल गया होता, उनके रिश्तेदारों के घरों पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन अभी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मारने वाले स्वय जाती है। उन्होंने पहले ही कह दिया हम बाबा के लोग हैं तो खुली छूट है, जो मर्जी करो। अभी एनसीआरबी का ताज़ा आंकड़ा जारी हुआ है ना, एनसीआरबी में आपने देख लिया होगा ताजे आंकड़े में, यूपी में अपहरण में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1, डकैती में नंबर 1, और उसके बाद जो है दलितों के प्रति अत्याचार में नंबर 1, हर चीज़ में यूपी नंबर 1 है। आजकल यूपी का एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश लाइन जहाँ से शुरू होती है, ये बात बिल्कुल सच कही गई है कि लाइन जहाँ से शुरू होती है, एनसीआरबी में टॉप पे खड़े हैं, बाकी सारे राज्य उनके पीछे हैं, तो लाइन वहीं से शुरू होती है और बाकी सब उनके पीछे हैं। दलितों में अत्याचार, यूपी टॉप पे खड़ा हुआ है, बाकी सब उसके पीछे हैं। हिरासत में मौतों में यूपी टॉप पे खड़ा हुआ है, बाकी सब उसके पीछे हैं। तो वास्तव में ये सही उन्होंने स्लोगन चलाया कि लाइन जहाँ से शुरू होती है, यूपी उत्तर प्रदेश लाइन जहाँ से शुरू होती है। यूपी की बात कर रहे हो आप, यूपी में एक राजनीति और बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। आजम खान जेल से छूटे हैं, अखिलेश यादव उनसे मिलने जाते हैं, तो अखिलेश यादव अब तक उनसे मिलने नहीं गए थे, ये बहुत चर्चा का विषय बना रहा। कैसे देखते हैं, क्या नाराजगी थी इन लोगों में? नहीं, कोई नाराजगी नहीं जी। देखिए, किसी किसी के अपने बिजी शेड्यूल होते हैं। अखिलेश यादव जी कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं कि उनका 3-3, 4-4, 5-5 दिन पहले से लगातार उनके शेड्यूल बनते हैं, कहाँ जाना है, किस जनसभा में जाना है, किन से मिलना है, किन लोगों से मिलना है, लगातार एक सिस्टम बना होता है। जब वो छुट के आए हैं, आराम से उन्होंने अपने घर में 2-4 दिन आराम करा है, अपने घर परिवार से आजम खान साहब मिले हैं। एक इतने टाइम बाद बंदा जो छुट के आता है, वो सबसे पहले अपना टाइम घर परिवार को देना चाहता है। तो हम भी या कोई भी एक आम आदमी नहीं चाहता कि जाके उसे डिस्टर्ब करा जाए, घर परिवार में 2-4 दिन बितानी। उसके बाद गए तो है मिलने, उनके पार्टी के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं और अभी भी हैं, कोई ऐसी कोई दूरियां नहीं उनमें। लेकिन मीडिया को तो मसाला चाहिए, वो मसाला उन्होंने दे दिया। ठीक है भैया, तुम मसाला खाना चाहते हो, मसाला खा लो। आज जब मिल के आप सबके पूरे मीडिया के मुंह में दही जम गया, अब कोई क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ जी मिल के क्यों आए? जब तक मिलने नहीं जा रहे थे, मिलने नहीं गए, दूरियां बढ़ रही हैं। अब जब मिल के आ गए, दोनों ने संयुक्त बयान जारी कर दिया, संयुक्त फोटो जारी कर दिए। अब किसी जो है मीडिया चैनल की आवाज़ नहीं निकलेगी। ये तो ड्रामेबाजी है, फालतू की, कुछ नहीं है। और ये हमारे कुछ बड़े नेता अखिलेश जी जैसे हुए, राहुल जी जैसे हुए, ये मीडिया को लगातार जो है ना खाना पीना देते रहते हैं, दाना पानी, ताकि उनका भी चलता रहे। बहुत केयर टेकिंग लोग हैं हमारे राहुल जी भी और साथ में हमारे अखिलेश जी भी। ये मीडिया को ऐसा मसाला देते रहे ताकि उनके 2-4 दिन दुकानदारी चलती रहे, उन्हें भी कुछ खाने पीने को मिलता रहे। यूपी की चुनाव 2027 जब आने वाले हैं, तो उसको लेकर अब सारी पार्टियां कोशिश करने लगी हैं। कल जो है मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है, समाजवादी पार्टी कुछ कार्यक्रम कर रही है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस तरीके से सपोर्ट मिलेगा समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल मिलेगा। अभी लोकसभा चुनावों में आपने सबने देखा है कि किस तरह का सपोर्ट मिला, और वो भी इतनी सीटें तब ये लेके आ पाए, 33 सीटें तब लेके आ पाए बीजेपी वाले, क्योंकि इतनी जबरदस्त जगह पे, कितनी सारी जगहों पे धांधली करी इन्होंने। धांधली के बाद इन्होंने मेरठ सीट जीती, धांधली के बाद इन्होंने वाराणसी, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की बम फूटने वाला है, वो भी बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, जो राहुल जी लेके आ रहे हैं ना, वो उनके वहाँ से निर्वाचन क्षेत्र का ही है। और कितने सारे निर्वाचन क्षेत्रों में इन्होंने पूरी बदमाशी दिखाई और हारे हुए कैंडिडेट को बीजेपी को जीता घोषित कर दिया, कहीं 2000 से, कहीं 5000 से, कहीं 10,000 से। तो ये सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरा ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, और सामने वाले आने वाले 27 में इलेक्शन कमीशन के अनुसार जिस तरीके से उन्होंने बिहार में SIR कराया, आने वाले समय में और राज्यों में भी इस तरीके की जो है प्रक्रिया चालू की जाएगी। आपको क्या लग रहा है? वहाँ पर जैसे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वोट कटे हैं, हाँ, तो आगे आने वाले टाइम में तो ये तो प्रोसेस लीगल हो जाएगा। बिल्कुल है। इसी चीज़ के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही थी पूरे इंडिया गठबंधन के द्वारा, वो इसीलिए थी। SIR के नाम पे हजारों लाखों लोगों के वोट काट दिए गए, उनकी आपत्तियां तक दर्ज नहीं है, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया है कि पहले बताओ भैया, नाम काटे तो किस आधार पे काटे हैं, आधार बताओ, पूरी लिस्ट हमें शामिल कर दो कि कितने लोगों के नाम काटेंगे, तो किस आधार पे काटेंगे, मृतक लोगों का डाटा कहाँ है। और दूसरी बात, अब कितने, आपने ज्ञानेश कुमार से अभी पूछा गया था ना, आपने घुसपैठियों की बात करी, विदेशियों का हवाले दे रखे थे, इतने घुसपैठी है बिहार में। आपने जितने भी वोटर डिलीशन करें, आप ये बताइए कि उसमें से विदेशी कितने थे, रोहिंग्या कितने थे, बांग्लादेशी कितने थे जिनका आपने नाम काटा। उन्होंने कहा नहीं, ये सवाल नहीं है, जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वास्तव में वहाँ कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं। ये सिर्फ हवाई मुद्दा है जिस पे लोगों को बरकरार जाता है। घुसपैठी थे, उनके वोटर ID भी बन गए थे, तो बताया क्यों नहीं आपने कि मैंने इतने 1000 लोगों को पकड़ा, या इतने 100 लोगों को पकड़ा, या इतने लाख लोगों को पकड़ा? कहीं कोई डाटा नहीं है। उनसे ये प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने कहा तो ये तो एक राजनीति का विषय है। राजनीति का विषय है ना, राजनीति जब आप बैठे कर रहे हो तब राजनीति का विषय नहीं होता, लेकिन जब आपसे सवाल पूछ लिए जाए तो राजनीति का विषय हो जाता है। आपके सारे नेता, तमाम बीजेपी के नेता सपोर्ट में आते हैं, इसके चुनाव आयोग के सपोर्ट में आते हैं, बात करते हैं कि नहीं इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, और जरा सी आवाज़ उठते सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया, किसी ने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। कहाँ है वो घुसपैठिए, क्यों नहीं मिले वो घुसपैठिए? अगर उनके वोटर ID करते, बताओ बांग्लादेशी कितने हैं, रोहिंग्या कितने हैं, या नेपाल से आए हुए कितने हैं जिन्होंने अपने वोटर ID बनवा ली? एक का भी जवाब अभी तक नहीं मिला और ना मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं।
तमाम लोगों से मैं तो बार बार कहता हूँ, भैया तो घुसपैठियों की बात सुन के तुम इनकी बातों में आते हो, अपने अड़ोस पड़ोस में बताओ कितने घुसपैठी हैं, कितनों की तुमने रिपोर्ट लिखवाई, कितनों को तुमने पुलिस में इन्फॉर्मेशन दी कि सर मेरे पड़ोस में घुसपैठिया रह रहा है, या ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, या ये वहाँ से नेपाल से आया हुआ है, या ये गलत आदमी है। एक भी है नहीं आता। दिल्ली में भी कितना बड़ा जबरदस्त उठाया था ना मुद्दा, घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। अभी तक कितने निकले हैं? सिर्फ 1350। उन 1350 में भी 350 लोगों के 350 लोगों से ज़्यादा की वेरिफिकेशन होनी पेंडिंग है, जिनके अभी डाटा करेक्ट होने हैं, और उसमें करीब 900 950 चिन्हित हुए हैं, जिनमें से डिपोर्ट कितने हुए? अभी सिर्फ 2 दर्जन, सिर्फ 2 दर्जन। बाकी भी लोग इसीलिए रुके हैं कि उनकी अभी गहन छानबीन चलनी की वास्तव में वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं या नहीं। लेकिन प्रचारित दिल्ली में ऐसा करा गया था, अरे सारा का सारा चुनाव ही इन्होंने हैक कर लिया है, सारा का सारा चुनाव ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, वही वोट देने वाले हैं और वही सरकार बनाने वाले हैं। कमाल की बात करते हैं। नैरेटिव ऐसा कैसे फैलाने में माहिर हो जाते हैं, क्योंकि जो देश में केंद्र सरकार है वो तो बीजेपी के हाथों में, और जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो भी बीएसएफ के हाथों में। सब कुछ यही है, मुद्दे भी यही है, कत्लगाह भी यही है, कत्ल करने वाले भी यही लोग हैं, लेकिन नैरेटिव यही फैलाते हैं भाई देखो सब कुछ हो रहा है तो विपक्षियों के इशारे पे हो रहा है। बीएसएफ बॉर्डर की जिम्मेदार केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, केंद्र सरकार का जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 10 से 11 साल से आपके अंडर में है और फिर भी आप बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत नहीं कर पा रहे। और अगर आ भी रहे रोहिंग्या तो कैसे आ रहे हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी, इसका मतलब मजबूत नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं बार बार रोहिंग्या, जिस राज्य में जाते हैं जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ रोहिंग्या आ जाते हैं। झारखंड में गए थे, अमित शाह जी का यही बयान था, झारखंड को रोहिंग्या मुक्त कर देंगे, अप्रवासियों से मुक्त कर देंगे और घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद भूल गए। अब क्यों नहीं आप प्रक्रिया चला रहे भाई? अब क्यों नहीं आप वहाँ पे चिन्हित कर रहे लोगों को, रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को? लेकिन ये नहीं है, क्योंकि एक्चुअली सिर्फ ये मुद्दा बना रखा है और तमाम गोदी मीडिया जो है वो इनके चरणों में बैठा रहता है। मैंने बताया ना, सुबह ही उनके पास पहुंच जाता है, आपने चलाना है रोहिंग्या रोहिंग्या, यहाँ तमाम बीजेपी के सपोर्टर घूमने, उन्हीं से भी बात करने आप लग जाओ, भैया रोहिंग्या कितने अरे भरे पड़े हैं, रोहिंग्या घुसपैठी है, कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करती है, कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करती है। तो आप भी तो एक बार भाई बताओ कि तुम्हारे पड़ोस में है या नहीं है। मैं तो सबसे कहता हूँ किसी की आवाज़ नहीं निकलती। भाई तुम्हारे पड़ोस में है? नहीं भाई साहब तुम्हारे पड़ोस में नहीं, भाई साहब तुम्हारे पड़ोस में नहीं, भाई साहब कहाँ है फिर वो? उनके लिए कोई अलग से कॉलोनी बना दी गई है, उनके लिए कोई अलग से नैरेटिव सेट कर दिया गया है, या वो हमारे से कहीं ऊपर के किसी तल पे रहते हैं, हम भूतल पे रहते हैं, वो प्रथम तल पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो, या वो रसातल में रहते हैं, कहीं नहीं कोई बता पाता, क्योंकि वास्तव में ये चीज़ है नहीं। लेकिन मीडिया ने पूरा फैला रखा है। गोदी मीडिया इस मामले में मशहूर है। गोदी मीडिया की खासियत है कि फैला दो। झूठ जब कहते हैं ना वही कि झूठ जब तक चप्पल पहन रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ चुका होता है। तो यही चीज़ इनकी कामयाब है। मोदी जी ने जीएसटी कम की थी, उसके बाद सोना जो है वो क्रॉस करके 1,26,000 के ऊपर पहुंच गया। 2024 से पहले का आपको बयान याद होगा ना, अगर ये गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। आज सोना 1.25 लाख रुपए हो गया है। किसी की हैसियत है आम आदमी की कि 1 तोले का सिंदूर वो अपनी बीवी को, 1 तोले का मंगलसूत्र वो अपनी बीवी को बना के दे सके? नहीं दे सकता। और जब ये 2024 के चुनाव हो रहे थे 70,000 रुपये था, 70 से सीधा 1.25 लाख 1,24,000 रुपये हो गया, 54,000 रुपये बढ़ गया सीधा, लगभग डबल होने के कगार पे है। तो मंगलसूत्र किसने छीना? मोदी जी आपने छीना है, कांग्रेस ने छीना? सत्ता में आप बैठे हो, कांग्रेस बैठी है। और यही बात खूब प्रचारित करिए जी, अगर ये आ गए तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। आज मंगलसूत्र तो आपने ही छीन लिया। किसी की अब हैसियत नहीं है, 1.25 लाख रुपये पहले इकट्ठा करेगा, फिर जाके वो 1 तोले का से उसमें बनवाएगा मंगलसूत्र, उसमें भी पॉलिश, सीजन और ये सब लगा के वो 1,40,000 से नीचे का बैठने वाला नहीं है। कम से कम 1 तोले का जो जेवर का रेट 1,40,000 से बैठ, इतने में तो बेचारे की कई महीनों की सैलरी निकल जाएगी। तो मंगलसूत्र किसने छीना? कांग्रेस ने छीना, आपने छीना। 2014 में जब आपने सत्ता संभाली थी मात्र 24,000 रुपये था सोना, और आज 10 सालों में सीधा हर साल 10,000 की भी इंक्रीमेंट लगा लो तो आज 1,24,000 हो गया। 24,000 से सीधा 1,24,000। तो मंगलसूत्र छीनने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, सत्ताधारी कर रहे हैं। मोदी जी पर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, वो तो इतना विकास कर रहे हैं देश में। वो आज उन्होंने मुंबई में जो है नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। उसके साथ आपने एक फोटो और भी देख ली होगी, विकास किसका करा गया? अडानी साहब साथ में खड़े हैं। और आप बकायदा कल तो आ गया था कि हाँ नवी मुंबई को, अखबार में पूरे फुल पेज का विज्ञापन था, नवी मुंबई को मोदी जी की सौगात। ठीक है जी, आज पूरे फुल पेज के 2 विज्ञापन आ गए हैं अखबारों में अडानी की तरफ से। नवी मुंबई का एयरपोर्ट की जिम्मेदारी हमें देने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। तू बना मैं खाऊं, मैं बना तू खाए, बस यही चल रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा। इतना खुलेआम सब कुछ हो रहा है तो फिर भी विपक्ष इतना सवाल क्यों नहीं करता है? विपक्ष लगातार सवाल करता है। विपक्ष को एक तो मेन मीडिया जगह नहीं देता। अभी भी विपक्ष जितने भी सवाल करता है उसके सारे सवाल सोशल मीडिया पे घूमते हैं। मेन मीडिया जो है वो पूरी तरह आंखों में पट्टी बांध के बैठा हुआ है। गोदी मीडिया पूरी तरह हो चुका है। दूसरी बात, जब भी कहीं सुगबगाहट होती है, थोड़े बहुत जनता विरोध करती है, कहीं कुछ उठाव करती है, कहीं कोई विरोध करना शुरू करता है, इमीडिएट इन्हें जो है जनता को हिंदू मुस्लिम का जो है नैरेटिव सेट कर दिया जाता है और जनता फिर धर्म खतरे में है। महंगाई तो होती रहेगी यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म खतरे में, पहले धर्म बचाओ। सनातन खतरे में। अभी आपने देखा ये बात इनके ऊपर उठनी शुरू हुई थी, वोट चोरी और इसका मुद्दा लगा था, सीजेआई के ऊपर हमला करा दिया, अब सनातन खतरे में आ गया।
ओ भाई तेरा सनातन खतरे में आ गया तो सनातन तेरा खतरे में तब नहीं आया था जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था। सनातन धर्म में तो बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया था, देवी का दर्जा। जब तुम्हारे तमाम बलात्कारी खुले घूम रहे होते हैं, राम रहीम जैसा वो बलात्कारी और हत्या का आरोपी 20-20 साल की दोनों आरोपों में सजा काट रहा है, उसे बार बार पैरोल दी जाती, तब तेरे को याद नहीं आएगा सनातन खतरे में? वो बाहर आके किसी और के साथ भी शिकार कर सकता है, तब सनातन खतरे में नहीं आया। लेकिन जैसे ही मुद्दे उठने शुरू हुए, जैसे ये वोट चोरी इन सब चीज़ों का मुद्दा जोर पकड़ता है, उठा के नया मुद्दा डाल दिया, सनातन खतरे में, सीजेआई के ऊपर हमला करा दिया। अभी इससे पहले कहीं ना कहीं, अभी उससे कुछ दिन पहले आपने देखा वो बरेली में आइला मोहम्मद वाले पोस्ट पे क्या था? उस पोस्ट में क्या था? कुछ भी नहीं था भाई। एक चलती सड़क पे लोगों ने एक पोस्टर लगा दिया, आई लव मोहम्मद। ठीक है, बात हो गई, अपने प्यार का इजहार कर दिया, छुट्टी हो गई। आपको लगता था आप भी लगा देते आई लव श्री राम, आई लव महादेव, क्या दिक्कत है? ना वो आपत्ति उठा रहे, ना आप आपत्ति उठाओ। कौन उठाता है आपत्ति? नहीं। लेकिन उस मुद्दे को इतना जबरदस्त फैला दिया गया कि पूरे देश में आई लव महादेव का ट्रेंड चला दिया। और महादेव का ट्रेंड क्यों चलाया? क्योंकि अब इनका आई लव जय श्री राम का नारा जो है वो फुस हो चुका है। पिछले 2024 में ये श्री राम को ही सामने रख के वोट मांग रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, और 303 से धीरे 240 पे आ गए। तो इन्हें दिख गया अब राम के नाम पे तो वोट मांगने वाले नहीं, मिलने वाले नहीं है, अब महादेव को आगे कर दो। अब महादेव के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे तो कहेंगे यार थोड़े दिनों बाद ब्रह्मा जी को आगे कर दो। अब ये कुछ भरोसा नहीं इनका कुछ भरोसा नहीं।